Hi everyone, thanks a lot for all your support on my previous videos which I had uploaded for IGNOU MAPC and others. So अब आप लोगों ने जैसे रिक्वेस्ट किया था मैं और सब्जेक्ट वाइज वीडियोस बना रही हूँ रिविजन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए एंड आई ऑल्सो ट्राई कि मैं कुछ न्यूमेरिकल्स और आपके लिए कर पाऊँ सॉल्व. So before that I thought I'll just make a simple video to help you how to attempt and how to prepare. So simple tips and tricks for IGNOU MAPC exam क्योंकि ये सारे ही subjective exams हैं. I hope this helps you, and if this does, please subscribe to my channel and help me grow more. Thank you. What to focus on? किन किन चीज़ों पे हमें फोकस करना है? सबसे पहले है टॉपिक्स, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. यानी कि सब कुछ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, इम्पॉर्टेंट पढ़ना ज़रूरी है. हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की. एज आई टोल्ड यू 100% नहीं पढ़ के जाना है, जो हम पढ़ के जाएंगे उसे 100% पढ़ के जाना है. सो बेसिकली हो सकता है सिर्फ 40 to 60% सिलेबस आप अच्छे से पढ़ के जाएं, मगर आपके मार्क्स तकरीबन 80% आ जाएंगे. वो कैसे होगा? सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ के. सेकेंडली है टाइम. टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और टाइम कितना किस चीज़ को कहाँ देना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये टाइम से एग्जाम लिखते वक्त नहीं, एग्जाम से पहले प्रिपरेशन के टाइम पे. प्रेजेंटेशन हम लोगों को आंसर आता होता है मगर हम उस तरह नहीं लिख पाते कि उसके हमें मार्क्स मिल पाए. और मार्क्स कितने मार्क्स में कैसे लिखना है. सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. लुकिंग एट वेयर टू स्टडी फ्रॉम. ये सबसे पहले क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि इस एग्जाम के लिए हम पढ़ें क्या. क्या हम कोई रेफरेंस बुक्स लें या फिर हम ऐसे अपने आप से पढ़ें या हम इग्नू की बुक से पढ़ें. तो मेरा जवाब है सिर्फ और सिर्फ इग्नू का जो स्टडी मटेरियल है वो इनफ है. ये जो स्टडी मटेरियल है इसमें एप्रोप्रिएटली कंटेंट दिया गया है, इसमें पॉइंट्स में कंटेंट दिया गया है और क्वेश्चंस इसी में से आते हैं. सेकेंडली अगर आपको लगे ज़रूरत, आपका बैकग्राउंड नहीं है और आपको पढ़ना है साइकोलॉजी और थोड़ा जानना है तो आई वुड से एनसीईआरटी. एनसीईआरटी में साइकोलॉजी की बुक्स आती हैं क्लास 11th और 12th के लिए. ये मटेरियल आपको ऑनलाइन मिल जाएगा. वेबसाइट पे आप टाइप करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 साइकोलॉजी, क्लास 12 साइकोलॉजी बुक, आपको पूरी बुक की पीडीएफ आराम से मिल जाएगी जो कि फ्री है. So you need not pay for it, you need not download it, anything आपको ऑनलाइन मिल जाएगा प्लस स्टडी मटेरियल. काफ़ी लोगों का स्टडी मटेरियल उन तक नहीं पहुंच पाता है तो इसके लिए भी प्लीज़ आप लोग ऑनलाइन इसको ई ज्ञान कोश करके होती है वेबसाइट. आई माइट बी रॉन्ग इन द स्पेलिंग सो प्लीज़ आप देख लीजिएगा, बट स्टडी मटेरियल भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा. मेरा स्टडी मटेरियल भी मेरे पास नहीं पहुंचा था तो मैंने सिंपली वहाँ से प्रिंट आउट करवाया था इसको और यूज़ किया था क्योंकि मुझे बुक से पढ़ना ज़्यादा सही लगता है. सो ये चीज़ हमारी सबसे पहले सॉल्व हो गई है. वेयर टू स्टडी फ्रॉम, इग्नू का स्टडी मटेरियल. और अगर आपको हेल्प लगे तो एनसीईआरटी क्लास 11-12, वो भी सिर्फ रेलेवेंट चैप्टर्स, सब कुछ नहीं पढ़ना है. सो दिस इज वेयर यू हैव टू स्टडी फ्रॉम. कोई रिफ्रेशर्स देने की ज़रूरत नहीं है, कोई सोल्यूशंस खरीदने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, अगर आपको पिछले साल के पेपर्स के कुछ सोल्यूशन मिले वो आप देख लीजिए, मगर स्टिल आप उसको स्टडी मटेरियल में देखें, वहाँ से पॉइंट्स अच्छे हैं, रेलेवेंट हैं, तभी आप उसको कंसिडर करें. Topics. As I told you, topics are very important. Look at the important topics. Now, how would you know कि कौन सा important topic है और कौन सा नहीं है? इसके लिए सबसे आसान तरीका है past year papers. पास्ट ईयर पेपर्स आपको एक आइडिया दे देते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, कौन से टॉपिक्स से ज़्यादातर क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो टॉपिक्स पे फोकस कर सकते हैं आप पास्ट ईयर पेपर्स लेके, या फिर आप अपने जो इग्नू के सेंटर्स पे टीचर्स हैं आप उनसे कांटेक्ट करेंगे तो वो भी आपको हेल्प कर देंगे. फॉर एग्जांपल कि कौन सी थ्योरीज पे फोकस करना है. इसके अलावा अगर आपके पास टाइम हो तो आप असाइनमेंट्स जो हमारी होती हैं उनको एक बार देख लीजिए. असाइनमेंट्स में जो क्वेश्चंस होते हैं वो यूजुअली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही होते हैं. तो इम्पॉर्टेंस आपको पता चल सकती है पास्ट ईयर पेपर से, असाइनमेंट से, और यूजुअली जो थ्योरीज दी गई होती हैं वो इम्पॉर्टेंट ही होती है. तो टॉपिक्स अब इम्पॉर्टेंट पता चल गए, अब इनको कैसे करना है. आप इन टॉपिक्स को डिवाइड करें. तो यू हैव टू डिवाइड एंड कॉन्कर. डिवाइड कैसे करेंगे? आप ब्लॉक्स लीजिए. आपने एक ब्लॉक लिया, उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करें और उनके आपको एक सब नोट्स, एक सिर्फ इंपॉर्टेंट जो आपको थ्योरीज लगती है आपको उनके नोट्स बनाने पड़ेंगे. ये नोट्स आप थ्योरेटिकल ना बनाएं, ये आप ब्लॉक्स में या फ्लो चार्ट्स में बनाएं या सिर्फ पॉइंट्स में बनाएं. इसका एक और तरीका है कि जैसे हमारी जो नोटबुक है उसके
यहाँ पे अगर टेक्स्ट लिखा है ये एरिया उसका एम्प्टी है और ये एरिया उसका एम्प्टी है, तो मैं क्या करती हूँ रिवीजन के लिए, मैं यहाँ इस एरिया पे अपने पॉइंट्स लिख लेती हूँ जो मुझे लगता है कि मैं भूल रही हूँ। सो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बुक का, और आप जब बस बुक खोलेंगे आप रिवाइज कर सकते हैं और अपनी बुक में ही आप मार्क कर दीजिए कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ब्लॉक करिए, रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए और आप फ्लो चार्ट्स बनाइए नोट्स में, जिससे कि आपको एंड मोमेंट पे बहुत हेल्प हो जाएगी। सेकेंड इज टाइम। नाउ टाइम आपको दो तरीके से देखना है, एक है बिफोर एग्जाम और एक है ड्यूरिंग एग्जाम। बिफोर एग्जाम मतलब प्रिपरेशन के टाइम पे। प्रिपरेशन के टाइम पे आप क्या करेंगे, आप डेज में डिवाइड करेंगे। तो आप अपनी कैलेंडर लीजिए और फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5 डेज है एक सब्जेक्ट के लिए। अब आप 5 डेज में एक सब्जेक्ट कैसे डिवाइड करें, आप एक डे में एक ब्लॉक करने की कोशिश करें, जो कि बहुत ही मुश्किल है, आई नो। और आप इसी तरह लास्ट डे जो होगा, 5th डे जो होगा, उसको सिर्फ रिवीजन के लिए रखें। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें उठाएं। शुरुआत से शुरू करना बेटर है, मगर आप अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही उठाएं तो आपका हो जाएगा। ये मैंने सिर्फ हाइपोथेटिकल लिया है, हो सकता है आप 10 दिन लें, 15 दिन लें। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आप स्टार्ट करेंगे तो बहुत धीरे धीरे आपको समझ आएगा, बहुत धीरे धीरे याद होगा। तो फॉर एग्जाम्पल 1 डे में आपका 1 ब्लॉक नहीं हो पा रहा है, बट अगर आप एक टारगेट रखेंगे तो हो सकता है आपका 50 या 60% ये ब्लॉक हो जाए और आप नेक्स्ट डे पे उसको ऐड करते जाएं। लास्ट डे जो हमारा 5th डे रिविजन है, हम कोशिश तो करेंगे कि पूरा रिवाइज करें। अगर वो नहीं हो पाया तो जो भी पार्ट बचा हुआ है उसका इम्पोर्टेंट पार्ट वो हम रिवाइज करेंगे, वो करेंगे और रिवाइज करेंगे। तो ये ध्यान रखें कि बिफोर एग्जाम की टाइम मैनेजमेंट उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी ड्यूरिंग एग्जाम इंपॉर्टेंट है। अगर बिफोर एग्जाम कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं होगी, प्रिपरेशन नहीं होगी, तो आप एग्जाम के टाइम क्या ही कर लेंगे एग्जाम का टाइम मैनेज करके। एग्जाम के लिए भी 2 आवर्स का हमारा एग्जाम है, 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। तो आप इस हिसाब से डिवाइड कीजिए कि आप पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर पाए। एज आई हैव टोल्ड इन प्रीवियस वीडियोस आल्सो कि आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 10 मार्क्स के, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 6 मार्क्स के और 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 3 मार्क्स के। दिस मेक्स इट 50, 20, 24 एंड 6। अब हमें पता है कि ये क्वेश्चंस बहुत लेंदी है, मगर मार्क्स सबसे ज्यादा यहाँ पे है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से एज इट इज उठ के आते हैं, ये बहुत ब्रॉड टॉपिक्स आते हैं, इनके पॉइंट्स बहुत लंबे होते हैं। तो आप ये सबसे पहले कर लीजिए, इनमें से कोई भी एक सेक्शन उठाइए जो आपको सबसे कंफर्टेबल लगता है उसमें कीजिए, और ये वाला जो है 3 मार्क वाले क्वेश्चन आप एंड में भी 5-5 मिनट में करेंगे तो आपके हो जाएंगे पॉइंट्स कवर। इस तरह कीजिए। तो एग्जाम में आपको टाइम डिवाइड करना बहुत जरूरी है कि अगर 2 आवर्स का आपका एग्जाम है, आप 1 आवर फॉर एग्जाम्पल सेक्शन बी को देना चाहते हैं, आप 40 मिनट्स इसको देना चाहते हैं, आप 10 मिनट्स इसको देना चाहते हैं और आप 10 मिनट्स अपने पास रिवाइज के लिए रखना चाहते हैं, तो आपको एग्जाम के टाइम पे डिवाइड करना है एक तो हर क्वेश्चन पे, प्लस आपको एग्जाम से पहले डिवाइड करना है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पॉइंट्स होते हैं, बहुत ज्यादा पॉइंट्स होते हैं। लाइफ स्पैन में मुझे भी बहुत दिक्कत आई थी क्योंकि थ्योरीज एक दूसरे में मिक्स होने लग जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर्स। इसके लिए भी मैंने बहुत बार बोला है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन पेपर जो है वो सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो प्रेजेंटेशन बहुत मैटर कर जाती है। 2 लोग हैं, दोनों को आंसर आता है, मगर प्रेजेंटेशन किस तरह की गई है उस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है कि कितने मार्क्स आते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आप प्रेजेंटेशन में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, आप कोई फ्लो चार्ट यूज कर सकते हैं। फ्लो चार्ट कैसे यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप स्टेजेस दिखा रहे हैं, तो आप स्टेज 1 आपने दिखाई कि ये स्टेज है, उसके बाद आप एरो लगा के स्टेज 2 लिख दीजिए, स्टेज 3 लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए। और ईयर्स लिखने हैं तो साइड में आपने ब्रैकेट में या यहाँ पे ईयर्स लिख दिए, तो इससे बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन हो जाएगा। सेकेंडली आप पॉइंट्स में ही लिखिए आंसर, और पॉइंट्स को एक सब हेडिंग दीजिए, मतलब कि आपने एक हेडिंग दी कि ये पॉइंट क्या डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपके आंसर की प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी हो जाएगी कि एग्जामिनर को बहुत कॉन्फिडेंस दिखेगा आपके आंसर देने में, तो छोटी मोटी गलती भी आपकी
इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी। और दूसरी तरफ आपने सिर्फ एक पैराग्राफ लिखते गए तो वो इतना बोरिंग हो जाता है। प्लस अगर आपको लगता है कि कोई कीवर्ड्स हैं, कोई की पॉइंट्स हैं, आप प्लीज़ उनको अंडरलाइन ज़रूर करें, चाहे आप पेंसिल से करें, चाहे आप उसी पेन से करें। कोशिश करें अपनी स्टेशनरी पूरी लेके जाएं, जो जो आपको रिक्वायरमेंट होगी, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पाउचेस में ही लेके जाइएगा जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। अंडरलाइन कीजिए कीवर्ड्स को, तो जिससे कि एग्जामिनर को भी आप पे कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा कि हाँ, इस इंसान को एक्चुअली इंक्लिनेशन है। तो हम ये कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहे हैं, हमें इंक्लिनेशन है इसलिए हम सब्जेक्ट कर रहे हैं, तो एग्जामिनर को हो जाएगा विश्वास कि हाँ, इस इंसान को एक्चुअली समझ आया और इसने मेहनत करी है, एफर्ट डाला है। तो प्रेजेंटेशन में आप एक बहुत कॉमन मिसनॉमर है कि इतना सब कुछ करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा आंसर देने में, सच सीधा सीधा लिखते हैं, बिल्कुल गलत है, उल्टा होता है। आप फ्लो चार्ट्स और पॉइंट्स में जब आप आंसर लिखते हैं, आपकी शीटें जल्दी भरेंगी, आपके पॉइंट्स जल्दी कवर होंगे और आपका टाइम कम लगेगा, क्योंकि टाइम मैनेज होगा, आपके दिमाग में चीजें मैनेज होंगी। पढ़ाई करते हुए भी आप फ्लो चार्ट्स बनाते हुए पढ़ते जाएं, पॉइंट्स को एक्सप्लेन अपनी वर्ड्स में कर दीजिए। दिस विल फेच यू वेरी गुड मार्क्स। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसके लिए हम एक्चुअली काम कर रहे हैं, मार्क्स। तो मार्क्स को ध्यान में बहुत रखना है, हमें ऐसा पढ़ना है, ऐसा करना है पेपर कि हमें ज़्यादा मार्क्स मिले और एफर्ट हमारा मिनिमम या ऑप्टिमम लगे। तो आपको ध्यान रखना है मार्क्स में कैसे, कि आपको ब्लॉक वाइज देखना है कि कौन से ब्लॉक में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, आप ब्लॉक्स की इंपॉर्टेंस तय कीजिए, फिर उसके अंदर आप यूनिट या जो चैप्टर्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस तय कीजिए, किसके बेसिस पे, अगेन मार्क्स के बेसिस पे। आपको एक चार्ट मिल जाएगा, फॉर एग्जांपल लाइफ स्पैन डेवलपमेंट में मुझे पता है कि ब्लॉक 1 और 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इस पे ज्यादा टाइम लगाऊंगी, इस पे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। सेकेंडली मुझे ये डिसाइड करना है कि मुझे कितने मार्क्स के क्वेश्चन में कितना लिखना है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, मुझे मिनिमम 10 पॉइंट्स लिखने हैं विद एक्सप्लेनेशन। हो पाए तो मुझे साथ में अपना समरी या कंक्लूजन अगर दे सकते हैं, अगर जरूरत है तो वो जरूर देना है, और स्टार्टिंग में एक इंट्रोडक्शन भी देना है। प्लीज इसको इस तरह ट्रीट कीजिए, यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। जो आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन हैं या 4 मार्क्स के क्वेश्चन, जो हमें करने, 4 क्वेश्चन जो हमें करने हैं, 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, इनके अंदर भी आप अगेन मिनिमम 6 पॉइंट्स लेके चलें। अगर 6 नहीं मिल रहे हैं आपको, 5 पॉइंट्स तो हो ही जाएंगे याद, तो आप एक आध पॉइंट एक्स्ट्रा याद करके चलें। प्लस अगेन समरी प्लस कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन, इसमें नहीं भी दिया तो चलेगा, मगर जरा सा एक स्टार्टिंग लाइन जरूर दें। 3 मार्क के क्वेश्चन को आप पैराग्राफ में लिख सकते हैं, और 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए भी अगेन आई वुड से 3 पॉइंट्स, और अगर नहीं है आपका, एक हाफ टू 1 पेज का आंसर इसमें चल जाएगा। तो मार्क्स ही डिसाइड करेंगे कि कितनी उसको टाइम देना है, कितना उसको लेंथ देनी है, कितनी इंपॉर्टेंस देनी है किसी टॉपिक को। तो प्लीज ये बिल्कुल भी नेग्लेक्ट ना करें कि कोई टॉपिक कितने मार्क्स का पूछा जाता है। कोई थ्योरीज है, पियाजे की थ्योरी है फॉर एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट थ्योरी है, उसको एम्फोसिस करें। So this would be my suggestion for it. I hope this video helps you to understand how to attempt the question paper and where to read from. Thank you so much. All the best for your exams. I hope you get all good marks. Thank you. Bye-bye.